Yeah. So welcome everyone. So let us start with today's session. मैं अपने सारे ऑडियंस का आज के सेशन में उनका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं ये सेशन उनके लिए काफी सही रहेगा कि उनको जो मैसेज हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो उनको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव जो इकोसिस्टम है इससे। बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन ने 19वीं सदी में कमोडिटी ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था। तो हमारे कंट्री में सबसे पहले कमोडिटी की ट्रेडिंग की शुरुआत वहीं से हुई थी, जिसके बाद 1910 से 1930 के बीच में हमने देखा था कि ऑयल सीड्स और जूट के अंदर हमने ट्रेडिंग देखी होती हुई। उसके बाद 1953 में फॉरवर्ड मार्केट कमीशन का की स्थापना हुई और ऑफ एंड ऑन बैन्स इसके अंदर चलते रहे। और 20वीं सदी में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2001 में जो लिस्ट थी कमोडिटीज की डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उसमें उसका विस्तार किया और कई सारी नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंजेस ने अपना ऑपरेशन 2003 में शुरुआत करी। इसमें जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, वो 2015 सितंबर से एज अ रेगुलेटर उसने स्टार्ट किया। So structure of commodity exchanges in India. So the SEBI comes under the Department of Economic Affairs, which in fact comes under the Ministry of Finance. और सेबी के अंडर ही सारी नेशनल एक्सचेंजेस है। तो सेबी इज द रेगुलेटर फॉर ऑल कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया। एमसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएससी और बीएससी, ये 5 एक्सचेंजेस में अभी कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर्स की। और अगर हम बात करें तो सितंबर 2015 में सेबी हैज टेकन ओवर एज अ रेगुलेटर और जुलाई 2017 में सेबी ने ऑप्शंस में ट्रेडिंग को अनुमति दी। और आफ्टरवर्ड्स सेबी आल्सो परमिटेड कैटेगरी 3 एआईएफ्स टू स्टार्ट ट्रेडिंग। देन इन सितंबर 2017 सेबी ने कमोडिटी और इक्विटी की जो आर्म्स थी ब्रोकिंग की, उनको इंटीग्रेट करने का भी अहम फैसला लिया और उसके बाद बैंक सब्सिडरीज को भी कमोडिटी डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति दे दी। Banks were also permitted to participate as a professional clearing members. So ये सितंबर 2017 में सब कुछ हुआ। उसके बाद सितंबर 2018 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, तो इनको भी हमारी कमोडिटीज में एक्सपोजर हेज करने की अनुमति दे दी गई। वहीं मार्च 2019 में म्यूचुअल फंड और पीएमएस को अलाउ कर दिया टू पार्टिसिपेट इन द कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट। और जून 2019 में अगर हम बात करें तो कमोडिटी इंडाइसेस को भी अलाउ कर दिया सेबी ने ट्रेडिंग के लिए। ये अहम कमोडिटीज हैं जो अभी ट्रेड होती हैं। इनमें बाजरा, बार्ले, चना, मेज, ये सब सीरियल और पल्सेस ग्रुप के अंदर आती हैं। अगर स्पाइसेस की बात करें तो धनिया, जीरा और हल्दी, ये अभी 3 कमोडिटीज हैं जो ट्रेड हो रही हैं। वहीं फाइबर्स में कॉटन सीड ऑयल केक, शंकर कपास और 29 कॉटन, ये 3 हैं जो अभी ट्रेडिंग हो रही है। वहीं ग्वार कॉम्प्लेक्स में ग्वार सीड और ग्वारगम है। और ऑयल्स में और ऑयल सीड्स में सोयाबीन, रिफाइंड सोया, मस्टर्ड, कैस्टर, सीपीओ और सीजम सीड्स, ये मेन कमोडिटीज हैं। So this is the key difference when we talk about commodity versus financial derivatives. So मेजरली अगर हम कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसके अंदर हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट जो होती है वो एक्चुअल डिलीवरी कराकर होती है। और वहीं अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश सेटल्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें कोई फिजिकल डिलीवरी नहीं होती है किसी तरीके की। और अगर हम
वहीं फिजिकल मार्केट या कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो क्वांटिटी और क्वालिटी का डिफरेंस हमेशा रहता है, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है। होल्डिंग कॉस्ट की अगर हम बात करें तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए होल्डिंग कॉस्ट का मतलब है असेइंग, वेयरहाउसिंग और इंश्योरेंस वाली कॉस्ट। वहीं अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट मेजरली जो रहती है वो इंटरेस्ट कॉस्ट रहती है। जो फैक्टर्स हैं वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के वो हैं डिमांड एंड सप्लाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेगुलेशंस और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वहीं अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के फैक्टर्स की बात करें तो उसमें मेन जो तीन फैक्टर हैं वो है ग्लोबल और लोकल इकोनॉमिक कंडीशन, उस एंटिटी की परफॉर्मेंस और टैक्सेशन का स्ट्रक्चर। तो आप सभी के लिए एक सवाल है कि अगर हम बात करें टिपिकली एक जो कमोडिटी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस हैं उनमें डिलीवरी नोटिस के साथ में क्या होना चाहिए सपोर्टेड। तो typically in all commodity derivative transactions, delivery notice is required to be supported by, please provide your answer in the chat box. गुड, मुझे काफी सारे जवाब मिले हैं। तो सही जवाब डेफिनेटली इसका वेयर हाउस रिसिप्ट है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी सही सही जवाब दिया। तो मेन जो रिस्क अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन रिस्क है, जो कि हमारी क्रॉप यील्ड में वेरिएशन आ जाता है उसका है। फिर है मार्केट रिस्क, जिसमें हमारा कमोडिटी प्राइसेस के भाव ऊपर नीचे होने की वजह से आता है। फिर है फाइनेंशियल रिस्क, जो हमारी एबिलिटी को मतलब बेसिकली दर्शाता है कि हम टाइम जो हमारा, अगर कोई बिल ड्यू हो रहा है या कोई पेमेंट आ रही है, क्या हम उसको टाइम पे कर पा रहे हैं कि नहीं। Apart from that, there are legal and environmental risks, which concerns the possibility of lawsuits that might be initiated by other businesses or individuals. Then there is human resource risk, which concerns the possibility that family or employees of the farmer or trader will not be able to provide labor or management to the farming. अगर किसी को भी ऑडियंस में कोई सवाल है या they want me to explain anything in detail, आई वुड रिक्वेस्ट माई पार्टिसिपेंट्स कि वो अपना जो भी क्वेश्चन है या क्वेरी है वो चैट बॉक्स में अपना पूछें। सो एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स अभी तीन तरीके के हैं। पहला है फ्यूचर्स, दूसरा है ऑप्शंस इन गुड्स और इंडाइसेस। तो ये तीन मेजरली अभी कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं जो बेसिकली एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एक एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट असल में होता क्या है। So, an exchange traded commodity derivative contract is a contract that is offered on a regulated platform, which is executed between two parties where both parties agree to buy and sell a particular commodity
of a specific quantity at a predetermined price and at a future date. So ये कुछ key important पॉइंट्स हैं विच जो बताता है कि जो जो एक हमारे एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अहम है. So the key features are contract size, margin, mark to market, open interest, basis, delivery and expiry. So now we come to the next question. So आप सभी के हिसाब से सोया ऑयल जो है वो किससे निकलता है? मतलब सोया ऑयल इज द डेरिवेटिव ऑफ विच क्रॉप? सीपीओ यानी क्रूड पाम ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट और सनफ्लावर सीड. क्विकली अपना सारा जवाब अपना चैट बॉक्स में दीजिए. यस, करेक्ट आंसर इज बी, सोयाबीन. सो सोयाबीन को जब हम क्रश करते हैं देन वी गेट सोया ऑयल. करेक्ट. तो सभी ने जवाब सही दिया है. So moving on, now we come to the main topic of today's session, that is commodity indices. So and Agridex being the NCDX Agri Index. So we'll discuss further on that. So very recently NCDX has launched Agridex as a tradable index. So Agridex is India's first return-based agricultural futures index, and it is tracking the performance of the 10 liquid commodities that are traded on the NCDX platform. So the key features of Agridex are that their commodities that are part of the index are selected very scientifically, and they have a 50-50% weight which are assigned to their production as well as their liquidity component. Each commodity has a floor and a capping. So हर एक commodity का एक minimum weightage है और एक maximum weightage है. जो रीबैलेंसिंग है वो हर साल की 1 अप्रैल को होती है. इसमें कई कमोडिटीज जो हैं वो रीसिलेक्ट होती हैं या कई कमोडिटीज हैं जो बाहर हो जाती हैं और न्यू कमोडिटीज उसकी जगह ले लेती हैं. इसमें रोल ओवर होता है जो हर एक्सपायरी मंथ के पहले 3 ट्रेडिंग डेज में होता है, और इसके अंदर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम दोनों कमोडिटीज इसका हिस्सा रहती हैं. अगर हम बात करें एडवांटेज की, तो इसमें एक डाइवर्सिफिकेशन डेफिनेटली इंडेक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज रहता है. और अगर आप एग्रीडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आप कई सारे सेक्टर्स में आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. इसमें जैसे अभी आप देख सकते हैं, इसमें फर्दर जो हमारे ग्रुप कमोडिटीज हैं उनके जो मेजर ग्रुप्स हैं या सेक्टर्स हैं, तो वो ये सारे सेक्टर्स हैं. तो एक सेक्टर का वेटेज एनसीटीएक्स के एग्रीडेक्स इंडेक्स में मैक्सिमम 40% हो सकता है. ये हमारी जो वेटेज है करेंटली, ये फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए है, जो भी हाल फिलहाल में हमने वेटेज देखी है इसकी. तो चना है वो मैक्सिमम, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी मैक्सिमम वेटेज एक कमोडिटी की 20% रह सकती है. तो चना सबसे ज्यादा वेटेड कमोडिटी है जिसकी 20% वेट पे वो आ चुका है. उसके बियॉन्ड उसका वेट नहीं जा सकता. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमोडिटी है वो है सोयाबीन, जिसका वेटेज है 15.65%. तो ऐसे करके हमने 10 कमोडिटीज को वेट दिए हैं, उसके हिसाब से हमारे इंडेक्स की वैल्यू डिराइव होती है. ये अप्रैल 2021 तक ये ग्राफ है और ये टेबल है जिसमें ये बेसिकली दिखाया गया है कि एक ये जो एग्रीडेक्स इंडेक्स है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है. तो सबसे ज्यादा अगर हम रिटर्न की बात करें तो वो हमें मिली है जून 2016 में, और सबसे कम जो है घटा है इंडेक्स, वो घटा है जनवरी 2020 में. और वॉलेटिलिटी हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा देखी गई है जो कि अप्रोक्सीमेटली
30% है इंडेक्स की। Now we come to the next set of question. So which stock exchange is having major share in trading volumes in the agricultural contracts? So these are the options: MCX, NCDX, ICX, BSE, NSE. So kindly put in your answers in the chat box. Any more answers? Yeah, everybody has given a correct answer. So NCDX has the maximum or the major share in the agricultural contracts. So good. Everybody's answered that correctly. So if we talk about correlation, so majorly, if we talk about correlation with the constituents of AgriDex, in March 2021, we have seen that the correlation has been highest with the RM seed and then with soybean. So basically, oil seeds have been the major influencer for the index, and it has moved in tandem largely with the AgriDex movement. This is the index versus near month future. So largely, the index is moving in tandem with the spot price. And if we see AgriDex as a food inflation hedging tool also, so if anybody wants to hedge inflation, so index, and for that matter, AgriDex is a good tool to hedge your food inflation. So these are the key benefits of NCDX AgriDex. So largely we have discussed all these benefits. If anybody has any question, I would request my audience to kindly put in the question in the chat box. So AgriDex futures trading has the major advantage of that it is a cash settled contract and there is no delivery. Compared to all the commodity futures, AgriDex is having this advantage that there is no delivery involved and the futures are settled in cash. Apart from that benefit, there are other benefits as well, that it offers you a short-term hedging, short-term scalping you can do. It gives you an overall directional perspective. Then there is a possibility of index arbitrage, calendar spread, as well as you can map your performance and you can also estimate the systematic risk. So all this is possible with AgriDex. So another question for all of you: what is arbitrage? So quickly, everybody, please provide your answer in the chat box. I hope everybody is being honest and they're not seeing the answers that are being provided from other participants. Everybody request you kindly, आपको जैसे पता है, जितना पता है, आप प्लीज उस हिसाब से आंसर करिए and be honest.
So great. I got the correct answer. So arbitrage is simultaneously entering into a sell and a purchase transaction in two or more markets. So basically arbitrage, what the arbitrager does, he identifies the inefficiencies in the market and try to make profit out of those inefficiencies. तो जहां पे सस्ता मिल रहा है वहां से खरीद के जहां पे महंगा बिक रहा है वहां पे बेच के वो जो डिफरेंस है वो आर्बिट्राजर वो डिफरेंस को कमाता है. सो एग्रीडेक्स के जो मेन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं. तो लार्जली ये एक यूनिट है, एक लॉट इसका 500 यूनिट का है. 50 लॉट का मैक्सिमम ऑर्डर साइज है. टिक साइज इसका जो है वो 25 पैसे का है और मार्जिन इसमें काफी कम है जो कि सिर्फ 6% है. ये इसका लॉन्च कैलेंडर है. अभी जैसे हम अप्रैल मंथ में हैं तो हमारे पास अप्रैल मई जून सितंबर और दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए. एज वी मूव इनटू मई तो अब हमारे आगे फर्दर के कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि आगे मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा एंड सिमिलरली एंड सो फोर्थ जून और जुलाई में फर्दर और होते रहेंगे और जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एक्सपायर होते रहेंगे. अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर गाइडलाइंस हैं आप सभी के लिए. दिस इज वेरी इजी, आप इजीली पढ़ सकते हैं. एक जागरूक इन्वेस्टर के लिए जो जरूरी है वो ये है कि वो रेगुलरली जो सर्कुलर्स अपलोड हो रहे हैं सेबी की साइट पे या एक्सचेंज की साइट पे उन पे ध्यान रखे. हमेशा एक्सचेंज के रजिस्टर्ड मेंबर से ही ट्रेड करे. अपना केवाईसी पूरा रखे और भर के रखे हमेशा. और कॉन्ट्रैक्ट नोट जो हर ट्रांजैक्शन के बाद इशू होता है या सेटलमेंट के बाद होता है उसको हमेशा इंसिस्ट करें. हमेशा मार्जिन अपना प्रॉपर टाइम टू टाइम भरते रहें. अपनी स्टेटमेंट को रिकंसाइल करें फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमेशा अकाउंट पे ही चेक ही दें और कभी अनऑथराइज इंटरमीडियरी के साथ कभी भी कोई ट्रेड ना करें. और ये डोंट्स हैं. ये आपको कहाँ कहाँ जो जो आपको मतलब चीजों का ध्यान रखना है. मार्केट में कई सारे आपको मिलेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी रिटर्न्स के वायदे करते हैं और आपका पैसा लेके वो गायब हो जाते हैं. तो उन सब से आपको बच के रहना है. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक और क्वेश्चन है आप सभी के लिए. अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग समझते हैं तो प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. Correct. So we have a very intelligent audience, or they are all providing correct answers only. So it's correct. So stop losses are good means of protecting one's profit and limiting one's loss. So while we wait for market to recover, so it's always advisable that you put in a stop loss in trading. So thank you everyone. Any specific questions related to our session, you can quickly put that in the chat box and we can take it up.
Yeah, Sudhakar, can you again rephrase your question? As the food price inflation is seen today's scenario, what exactly are you asking? You can again ask the question. Okay, for a processing firm, how Agridex is a good option. So, see, if anybody, for example, is largely employed into oilseed industry, okay, they are processing oilseeds and making oil. For them, Agridex can also be a good tool for hedging because oilseeds are a major component of Agridex, and simultaneously analyzing or making out a hedge ratio, they can use it to hedge their exposure. So Agridex also is a good tool for them. Good question, Sudhakar. Okay, so won't it impact my individual holding status? Okay, so see, if you are a processor of say any particular commodity, the ideal way for you is to hedge with that commodity itself. But if you want to create some kind of a proxy or just to save on the margin, so it's completely dependent upon what you are looking for. So if you're looking on the cost advantage, and apart from that, you're looking for a relative hedging. So Agridex definitely can be used as a tool. But if you don't want to kind of take that chance, or you want to keep it only to your set of commodities, then better you hedge with your individual commodity. But definitely Agridex itself also does offer hedging benefits for a processor. Any further questions? Okay, as I can see, there are no further questions. So I'd like to thank my audience who have come to attend this session. ये सेशन हमारे आगे भी होते रहेंगे. आप सभी से रिक्वेस्ट है, काइंडली इन सेशंस का फायदा उठाइए. और if you want some other topic to be discussed, kindly drop a mail to askus@ncdx.com for further sessions on other topics. So thank you everyone and have a good day. Stay safe, stay well. Thank you.